Hello and welcome friend in our YouTube channel. As you have today we will be start physical chemistry topic thermodynamic. This topic are related class 11th BSc second year, third year, MSc and NET. थर्मोडायनेमिक क्या होती है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट की स्टडी की जाती है, वो है थर्मोडायनेमिक्स। और ये 3 लॉ पे बेस है। ये 3 लॉ कौन से होते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आधारित है। अगर इन तीनों लॉ की स्टडी कर ली जाए तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स की आसानी से स्टडी कर सकते हैं और इसके द्वारा हम थर्मोडायनेमिक्स की पूरी कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं। तो हम देखो आगे हम बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ा बेसिक बातें। ऊष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स का यह नियम सिर्फ माइक्रो सिस्टम के लिए माइक्रो सिस्टम पे लागू नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ और जो अपने ये एटम्स है उन पे ये लागू नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं कि ये माइक्रो सिस्टम पे लागू होता है, बड़े सिस्टम पे लागू होता है। मॉलिक्यूल्स पे हुआ, कोई सिस्टम हुआ, मतलब सिस्टम में बहुत सारी गैसें हुई, मतलब मैक्रो सिस्टम पे लागू होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स इन पे लागू नहीं होता। हम कहते हैं ऊष्मागतिकी किसी प्रक्रम के होने या न होने को बताता है, लेकिन प्रक्रम होने की दर को नहीं बताता। हम ये तो कहते हैं कि ऊष्मागतिकी द्वारा ये तो बता सकते हैं कि कोई प्रक्रम मतलब ये प्रोसेस हो रहा है, समतापी प्रक्रम है कि समतापी है, कौन सा प्रक्रम है, कौन से ताप पर हो रहा है, ये सब बातें कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि उसकी रेट क्या है, मतलब उसकी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, उसकी रेट क्या है, दर क्या है, वो हम इसके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते। थर्मोडायनेमिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसकी हम टर्मिनोलॉजी को हम देखते हैं, उसके द्वारा ही पूरी थर्मोडायनेमिक्स को हम समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको हमें पढ़ना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले क्या है सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? हम सब जानते हैं कि सिस्टम वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जिसमें हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, किसी भी मटेरियल की स्टडी करते हैं, मतलब जो भी हम स्टडी वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम। और स्टडी के अलावा जो पार्ट बचता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। जैसे मैं एक रूम में बैठा हूँ तो वो रूम मेरे लिए क्या है? सिस्टम। और रूम के बाहर जो वाला जो जितना भी एरिया है वो मेरे लिए सराउंडिंग कहलाएगा। और एक बात जरूर ध्यान रखना, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ने वाला एक बीच का पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं वॉल। वो वॉल एक ऐसी वॉल 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो इमेजिनरी हो सकती है या रिजिड हो सकती है। इमेजिनरी का अर्थ होता है कि उसमें हम कल्पना करेंगे कि गैसें आदान प्रदान हो रही है कि नहीं हो रही, और रिजिड में होता है कि गैसों का आदान प्रदान होना मुश्किल है या उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम ब्रह्मांड का वह भाग है जिसे थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। और ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाएगा? परिवेश कहलाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि जो अपना यूनिवर्स है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, सिस्टम और सराउंडिंग से, और इन दोनों को सेपरेट करने वाला भाग क्या कहलाएगा? वॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉल कहलाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के प्रकार क्या है? सबसे पहले हम सिस्टम का प्रकार में पढ़ेंगे निकाय तथा परिवेश के मध्य पदार्थ तथा ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पे। हम ये सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम है, सिस्टम और जो सराउंडिंग है उन दोनों में से कोई मैटर या एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, उनके बेस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस आधार पे हम निकाय को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला जो है वो क्लासिफिकेशन में आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें पदार्थ का भी एक्सचेंज हो जाता है और ऊष्मा का भी एक्सचेंज हो जाता है। तो हम कहेंगे ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। तो ओपन सिस्टम में हम क्या कहते हैं? जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल की मैं बात करूं कि मेरे पास कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे पास गर्म पानी भरा हुआ है, तो वो क्या होता है कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। तो हम कहते हैं कि उस ठंडा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें हीट का एक्सचेंज हो जाएगा। हीट एक्सचेंज होने के कारण हम क्या कहते हैं कि वो जो मटेरियल है वो ठंडा हो जाता है, उसकी मतलब हीट कम हो जाती है। अब हम कहते हैं कि उसमें पदार्थ का भी एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि गर्म जल होता है, उसे हम कुछ देर तक रख देते हैं तो उसमें से क्या होती है? वेपर से निकल जाती है, और वेपर निकलने के कारण हम क्या कहते हैं उसमें पदार्थ है वो पदार्थ कम हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि वो वेपर्स बन के
बाहर निकल जाता है। तो हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं, हॉट कंटेनर के अंदर, ओपन कंटेनर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, गर्म जल भरा हुआ है, तो वो इसका ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। और जितने भी ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है वो भी सारे के सारे किस में, ओपन सिस्टम में आते हैं। सेकंड है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। तो देखो क्लोज सिस्टम क्या होता है कि हम कहते हैं कि क्लोज सिस्टम में पदार्थ का तो एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन हीट का एक्सचेंज हो जाता है, ऊष्मा का एक्सचेंज हो जाएगा। तो उसको हम सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। जैसे हम कहते हैं कि जो अपने पास एक कंटेनर है उसमें गर्म जल पड़ा है लेकिन वो बंद है, लेकिन तो हम कहते हैं कि अगर हम जैसे किसी कंटेनर के अंदर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है उसमें हीट, तो वो कुछ समय बाद हीट का एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि वो कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है, लेकिन उसमें से जो अपने पास जो भी भरा हुआ है मटेरियल वो कम नहीं होता। तो हम कहेंगे उसमें पदार्थ का तो एक्सचेंज नहीं हो रहा लेकिन हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो अपने लिए सिस्टम कौन सा हो गया, एक क्लोज सिस्टम हो गया। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बंद पात्र में गर्म द्रव है। तो हम अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड अपने पास कौन सा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड में क्या होगा, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें न तो पदार्थ का एक्सचेंज होगा न ही हीट का एक्सचेंज होगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके लिए एग्जांपल हम कह सकते हैं थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ गर्म द्रव। तो हम कहते हैं कि अपने पास थर्मस फ्लास्क होती है लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ मात्रा में होती है, लेकिन हम बोल सकते हैं 99.9% इसकी फिनिश बोल सकते हैं, जिसके और उसमें बहुत जो रेट मतलब उसकी दर होती है वो बहुत ही कम होती है ठंडे होने की। तो आप कह सकते हो कि वो एक प्रकार आइसोलेटेड जो सिस्टम होगा उसमें पदार्थ और एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होगा, और होगा तो भी हम बोल सकते हैं बहुत कम। 100% वाला तो अभी तक बना भी नहीं है। कंपोजिशन के आधार पे हम पढ़ते हैं। देखें, इस आधार पर निकाय को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है समांगी निकाय और दूसरा है विषमांगी निकाय। तो समांगी निकाय क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखें, हम कहते हैं कि इस प्रकार के निकाय में सभी भागों में जो कंपोजिशन है पदार्थ का वो समान रहता है। जैसे शुद्ध गैसें हुई, शुद्ध द्रव हुआ, शुद्ध ठोस हुआ और शुद्ध गैसों का मिश्रण हुआ, और वास्तविक विलयन या दो मिश्रणीय द्रव वो सभी समांगी निकाय के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं विषमांगी निकाय। विषमांगी निकाय में हम क्या कहेंगे, वह निकाय जिसमें भिन्न भिन्न भागों में इस कंपोजिशन भिन्न भिन्न होता है। इन निकाय को हम एक से अधिक प्रावस्थाएं होती है, जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, मतलब जैसे हम कहते हैं दो अमिश्रणीय द्रव है और वो क्या बनाते हैं, विषमांगी निकाय का निर्माण करते हैं, और दो ठोसों का मिश्रण है वो भी क्या होगा, एक विषमांगी। जैसे मैं कह सकता हूँ कि अपने पास लिक्विड है, जैसे मैं क्या एग्जांपल के लिए कहूँ ना, फिनॉल है, फिनॉल में मैं अगर पानी डालता हूँ तो दो फेज का निर्माण हो जाता है, वो एक प्रकार का विषमांगी हो गया, लेकिन हम उसको हीट दी जाए तो वो उसमें क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, विषमांगी निकाय के लिए किसमें कंपोजिशन होगा वो अलग अलग होगा, मतलब दो फेज का निर्माण होगा। अगर कोई फेज का निर्माण नहीं होता वो तो होमोजीनस कहलाएगा। ठीक है, आगे हम सबसे मोस्ट क्वेश्चंस हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो, ये जरूर ध्यान रखना, सबसे मोस्ट चीज़ें हैं बीएससी सेकेंड ईयर और क्लास 11th के लिए। तो हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो निकायों के वे गुण द्रव जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, अगर वो सिस्टम की मात्रा पे डिपेंडेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऊष्माधारिता, गिब्स एनर्जी, मुक्त ऊर्जा। तो हम आगे हम स्टडी करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो हम कहेंगे निकाय के वे गुणधर्म जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। हम इसको सीधा से इसे समझें कि जो सिस्टम, देखो इसका आगे आई एन लगा है, आई एन से ही आप समझ लो इंडिपेंडेंट, मतलब जो सिस्टम पर निर्भर नहीं करता। हम क्या कहेंगे, पदार्थ की मात्रा पे अगर नहीं निर्भर करता तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी अगर निर्भर नहीं करता, नेचर पे भी डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, तो वो एक प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, इंटेंसिव। मतलब आप क्या कर सकते हो कि जो सिस्टम की मात्रा पे डिपेंडेंट नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहता है, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे हिंदी में मात्रा
स्वतंत्र गुणधर्म भी इसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसके कौन कौन से हैं? डेंसिटी, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सांद्रता, विशिष्ट ऊर्जा, सेल स्थिरांक, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड विभव, मानक परिस्थितियों में आदि। हम कहते हैं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इससे कई बार रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रा गुणधर्म का अर्थ होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भाग दिया जाए तो हम क्या कहते हैं कि अपने को एक नई प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, वो होती है स्वतंत्र गुणधर्म। वो स्वतंत्र गुणधर्म मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइडेड करोगे तो आपके पास नई प्रॉपर्टी निकल के आएगी, उसे हम क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि जैसे एग्जांपल है, देखें एग्जांपल है मास। जैसे डेंसिटी होती है, डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? अपने पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और अपने पास वॉल्यूम भी एक क्या है? अपने पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इससे अपने एक नई प्रॉपर्टी निकल के आती है, उस नई प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखें, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, x तथा y मात्रात्मक गुणधर्म है, तो निम्न में से मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होगा। मतलब आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा? ऑब्वियसली बात है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आएगी। तो हम क्या कहेंगे? अगर इन दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाए तो अपने पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। तो अगला चलो टॉपिक पढ़ते हैं, अवस्था फलन या अवस्था अक्षर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल या स्टेट पैरामीटर क्या है। चलो उसको पढ़ते हैं। तो क्या है? हम क्या कहेंगे? निकाय के वे गुणधर्म जो निकाय की अवस्था को परिभाषित करते हैं अथवा जिसमें परिवर्तन केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है, उसे अवस्था फलन कहते हैं। तो अवस्था फलन क्या है कि मतलब जो सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्टेज पर ही निर्भर करता है। तो हम क्या मतलब सिस्टम के जो प्रारंभ में क्या था और अंतिम में क्या है उसी पर निर्भर करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेट फंक्शन कहेंगे। और ये कौन कौन से होते हैं? वेरिएबल पैरामीटर्स देखते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एच का अर्थ होता है एंथैल्पी, और एस का अर्थ है एंट्रोपी, जी का गिब्स फ्री एनर्जी, एन का अर्थ है मोल। हम कहते हैं कि जो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन में परिवर्तन उस पद पर निर्भर नहीं करता, उस पद पर निर्भर नहीं करता जिस पद के द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो बीच में जो क्या क्या हुआ है ये उस पर निर्भर नहीं करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। अगर हम कहते हैं कि सिस्टम के बीच में क्या क्या हुआ उस पर अगर डिपेंडेंट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पाथ फंक्शन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? निकाय के वे गुणधर्म जो पथ पे निर्भर करते हैं, बीच में क्या क्या हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? पाथ फंक्शन कहेंगे। जैसे कार्य, ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा पथ फंक्शन है, पथ फंक्शन कहलाते हैं। अब आगे हम इसके बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, प्रोसेस क्या कहलाता है। तो हम सबसे पहले कहते हैं निकाय का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन प्रक्रम कहलाता है। सबसे पहला प्रक्रम होता है समतापी प्रक्रम। देखो समतापी प्रक्रम क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, अतः एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा समतापी प्रक्रम के दौरान हम क्या कहते हैं? नियत रहती है। और इस प्रक्रम में हम क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है एनर्जी का, एनर्जी बराबर क्या होता है? एन सी वी डी टी होता है। अगर डी टी का मान हम क्या कहेंगे? अगर डी टी का मान 0 हो गया तो डी टी का मान 0 होने पर हम क्या कहेंगे? डेल ई ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि समतापी प्रक्रम के अंदर डेल ई का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो अब हम बात करते हैं समआयतनी प्रक्रम में क्या होता है कि हम कहते हैं कि वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर हम यहाँ पे W का फॉर्मूला होता है कार्य का, वो होता है W बराबर माइनस पी डेल वी। अगर यहाँ पे डेल वी की वैल्यू हम क्या रख दें? 0 रख देंगे तो अपने पास W क्या निकल के आएगा? 0। अगले हम प्रक्रम की बात करते हैं आइसोबारिक प्रक्रम। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं
तो हम क्या कहते हैं, W बराबर हमें पता है P डेल W बराबर होता है माइनस P डेल V। यहाँ पे अगर डेल P का मान 0 हो जाएगा तो डेल P का मान 0 होने पर हम क्या कर सकते हैं, W बराबर अपने पास इफ़ अगर हमें पता है डेल वी का मान अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू बराबर यहाँ पे क्या निकल के आएगा अपने पास, क्योंकि डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल वी होता है, पी तो यहाँ पे हमने कह दिया कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू बराबर अपने पास क्या निकल के आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब हम अगले प्रोसेस की बात करते हैं, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार के प्रक्रम के दौरान निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, मतलब हम क्या कहेंगे, हीट एक्सचेंज वो नहीं होएगी। तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे क्यू का मान क्या हो रहा है, 0, तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, क्यू बराबर क्या निकल के आता है अपने पास, 0। अब अगली बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, हम कहते हैं कि ये वह प्रोसेस है जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। साइक्लिक प्रोसेस के दौरान अवस्था फलन में परिवर्तन शून्य होता है। हम क्या कहेंगे, अगर ये स्टेट फंक्शन है उसका मान इसमें क्या आएगा, 0, क्योंकि हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन वही होते हैं जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। तो हम कहते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं आकर हम खत्म हो जाएंगे, तो जो कार्य किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं वहीं आके रुक जाते हैं, इसलिए प्रोसेस में अवस्था फलन का मान क्या आता है, शून्य आता है। ओके, हम अगला प्रोसेस पढ़ते हैं, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो हम क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इस प्रकार के प्रक्रमों में प्रेरक बल और विरोधी बल में अनंत सूक्ष्म अंतर होता है। ये प्रक्रम कई पदों में होता है। इन प्रक्रमों में निकाय तथा परिवेश के साथ सदैव साम्य में रहता है। ये प्रक्रम कभी पूर्ण नहीं होते, अधिकतम कार्य सदैव इन्हीं प्रक्रमों से प्राप्त किए जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें मैक्सिमम वर्क को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम एक इमेजिन करें कि अपने पास एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के ऊपर छोटे छोटे हम क्या कर सकते हैं कि बाढ़ रखे हुए हैं और नीचे गैस भरी हुई है, तो हम कहते हैं कि अगर गैस का एक्सपेंशन थोड़ा सा होता है और वो थोड़ी सी अपने पास जो बाट है वो थोड़ी सी ऊपर क्या होंगे, ऊपर की ओर होंगे, फिर हम वो गैस निकलने के बाद वापस अगर नीचे आ जाएंगे तो वापस ऊपर वापस नीचे, वापस ऊपर वापस नीचे, जैसे हम क्या कर सकते हैं, कुकर की सीटी है उससे उसकी कल्पना कर सकते हैं, वापस ऊपर जाती है एक बार तो फिर वापस नीचे आ जाती है, फिर वापस ऊपर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो वर्क है वो ज़्यादा प्राप्त होता है, अपने को मैक्सिमम वर्क प्राप्त होता है। और इसमें जो प्रेरक बल होता है, मतलब आंतरिक बल और विरोधी मतलब अपोजिट फोर्स, इन दोनों में क्या होगा, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसमें जो कार्य है वो मैक्सिमम प्राप्त किया जाता है। ये रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि इनमें पुनः अवस्था में ये लौट आता है सिस्टम। तो चलो हम बात करते हैं अगला, ई रिवर्सिबल। ई रिवर्सिबल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रक्रम में प्रेरक बल तथा विरोधी बल के मध्य परिमित अंतर होता है। तो ये प्रक्रम एक ही पद में होता है, निकाय तथा परिवेश के साथ साम्य में नहीं रहता। ये प्रक्रम पूर्णतापूर्ण होते हैं तथा इन्हें सदैव इनसे न्यूनतम कार्य होगा। देखो हम एक बात कहें कि हम कहेंगे एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के ऊपर हमने छोटे छोटे बार रखे हैं और नीचे अपने पास जो गैस है वो एक्सपेंड होती है जब, और अगर वो विरोधी बल मतलब ऑपोजिट फोर्स है वो कम है और इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, ऑपोजिट फोर्स को ऊपर की ओर धकेलता हुआ, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अंतर होने के कारण, मतलब इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण वो ऑपोजिट फोर्स को ऊपर की तरफ ले जाएगा और वर्क है वो हम क्या कहते हैं कि बहुत कम प्राप्त होता है, क्योंकि वो एक साथ एक्सपेंड हो गया। एक साथ एक्सपेंड होने के कारण हम क्या कहेंगे, उसमें जो वर्क है वो हमें बहुत कम प्राप्त होगा। देखो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। तो ये क्या है, इसे समझे, इसे ध्यान से, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल खूब बनेंगे इस टॉपिक से। तो आप देखें क्या है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। ये नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।
इसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो सुरक्षित होती है। मतलब ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर पाएंगे ना ही उसे नष्ट कर पाएंगे। जैसे एक आत्मा की हम बात करें, ना तो आत्मा जन्मती है ना आत्मा नष्ट होती है, वो ऐसे ही चारों ओर घूमती रहती है एक जीव से दूसरे जीव में। तो उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा है, जैसे कोई छोटा जीव है वो उसे पौधे से उसे ग्रहण करता है ऊर्जा को, और वो जीव किसी दूसरे जीव को खा लेता है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज है वो होता जाता है। लेकिन हम कहेंगे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकेगा ना ही उसे नष्ट किया जाएगा। तो इसका गणितीय रूप में हम कह सकते हैं, देखो अगर कोई सिस्टम है अपने पास, E1 सिस्टम है, उसे क्यों ऊष्मा दी गई, तो उसमें क्यों ऊष्मा अब क्यों ऊष्मा संग्रहित हो गई। अब उससे हमने कहा कि हमने उस पर W कार्य किया, तो W कार्य करने पर उस सिस्टम में एनर्जी, ऊष्मा और कार्य ये सब संशोधित हो गए, तो जिससे वो एक नया सिस्टम बन गया, उसको बोलते हैं E2। तो अब E2, अब देखते हैं कि E2 में जो एनर्जी, E2 में पूरा कार्य क्या होगा, E1 + Q + W। तो इनका डिफरेंस E1 को मैं अगर उसका अपोजिट साइड ले जाऊँ E2 के, तो क्या हो जाएगा, डेल E बराबर हम क्या कर सकते हैं, Q + W। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, एनर्जी बराबर Q + W। तो अब साइन कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वर्जन क्या है, यदि निकाय पर कार्य हो रहा हो तो W का साइन पॉजिटिव होगा। हम कहते हैं कि अगर सिस्टम पे अगर कोई कार्य करता है तो वो कार्य उस समय कार्य के लिए साइन पॉजिटिव लेंगे। यदि निकाय के द्वारा कार्य किया, मतलब सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया हो, तो W का साइन नेगेटिव लेंगे। ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि निकाय ऊष्मा का अवशोषण करता है तो Q का मान पॉजिटिव आएगा, और अगर निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन कर देता है तो वहाँ Q का मान ध्यान रखना नेगेटिव आएगा। जैसे मैं कहता हूँ कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में हमने Q ऊष्मा दी और उससे W कार्य ले लिया गया, तो फिर उस दूसरे सिस्टम में जो एनर्जी है वो कितनी होगी, तो हम कहेंगे डेल E बराबर क्या होगा, Q - W होगा, क्योंकि W बराबर हमें पता है -P डेल V होता है। चलो उसके बाद में बात करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे W माइनस क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे वर्क नेगेटिव हुआ है। वर्क नेगेटिव मतलब सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया है हीट लेने के बाद। तो हम क्या कहेंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, तो हम इस Q को तो यहीं रख लेंगे और W को इसके डेल E के साइड ले जाएंगे, तो ये W बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Q बराबर हो जाएगा डेल E + W। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एप्लीकेशंस और इनसे जो रिलेटेड समतापी प्रक्रम, समदाबी, आयतनिक, ये जो प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, इन सब की हम बात करेंगे और इसका रिलेशन देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैसे है। तो आप बने रहिए मेरे साथ अपने चैनल एज्यू हब पर।